अध्याय 11। युवक ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और बोलने ही वाला था कि उसके बगल में खड़े एक पहरेदार ने उसे रोक दिया। भगवान फू सिन्हा, सावधान रहें, यह राक्षस बहुत भयानक है। राजकुमार चिंतित था, इसलिए उसने अपने विश्वासपात्रों को भी भेजा। फू सिन्हा ने यह सुना और ठंडे स्वर में हंसा। वर्तमान सम्राट के 7 बेटे हैं, जिनमें से सभी राजा हो सकते हैं। ऐसा क्यों है कि तुम, राक्षस, भी राजा हो? थमली की मुस्कान उससे भी ज्यादा ठंडी थी। मैं अराजकता की दुनिया का दानव राजा हूँ। एक जब उसने बोलना समाप्त किया तो उसने अपना चांदी का भाला लहराया। एक चांदी की रोशनी चमक उठी। सभी को केवल यह महसूस हुआ कि उनकी बेल्ट हल्की हो गई। उनकी पीठ पर लगी कृपाणें नीचे गिर गईं। कृपाणों के साथ बेल्ट और पैंट भी गिर गए। वे घबरा गए और जल्दी से अपनी पैंट ऊपर खींच ली। एक अराजकता, अनियंत्रित। थामली ने अपने होठों को एक मुस्कान में मोड़ दिया। अभी तक यह मोड़ बड़ा भी नहीं हुआ था कि पीछे से गर्म हाथों की एक जोड़ी ने उसकी आंखों को ढक दिया। हान वान की आवाज में एक आह थी। मत देखो, यह गंदा है। थामली स्तब्ध थी। उसने उस गर्म हाथ को अपने चेहरे पर ढकने दिया। वह क्षण भर के लिए उसे छोड़ने के लिए चिल्लाना भूल गई। शेनली ने जिंग यून के सामने चाहे जितनी भी भयंकर हरकतें की हों, ऐसा लगता था कि उसने हमेशा उसे एक युवा महिला की तरह सामान्य नजर से देखा था। उसने उसे एक असली महिला के रूप में देखा। इस दृश्य को देखने वाले लोगों ने जल्दी से अपने चाकू उठाए और अपनी पैंट ऊपर खींची और भाग गए। फू शेंग की बेल्ट अन्य लोगों की बेल्ट से अलग लग रही थी। उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं थी, बल्कि इसमें कुछ गहरे अर्थ थे। उसकी नज़र एक पल के लिए शेनली पर रुक गई। उसने चीजों को और मुश्किल नहीं बनाया और जाने के लिए मुड़ गया। केवल घर को जलाने वाली उग्र लपटें और सामने के यार्ड में बहुत शांत रहने वाले 2 लोगों को छोड़ दिया। शेनली ने अपना भाला वापस ले लिया, लेकिन जिंग यून का हाथ नहीं हटाया। उसकी पलकें उसकी हथेली से टकरा गईं। उसने कहा, चलो, मैं तुम्हें रुई वांगफू ले जाऊंगी। उसके बाद उसे जाना पड़ा। हाँ, हान वान ने जवाब दिया। थामली को छोड़ दिया और आग की ओर देखा। थोड़ी देर और रुको। थामली ने अपना सिर हान वान की ओर देखने के लिए झुकाया। उसकी आंखों में धधकती आग का प्रतिबिंब देखा। उसके होठों के कोने शायद ही कभी बिना मोड़ के होते थे। उसे अचानक याद आया कि हान वान ने कल राजा से क्या कहा था। वह छोटे से आंगन की रक्षा करना चाहता था क्योंकि यह उसका घर था, लेकिन अब उसकी शरणस्थली नष्ट हो गई थी, जल गई थी। वह कैसे अच्छा महसूस कर सकता था? थामली ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। अगर संभव हो तो वह चाहती थी कि क्राउन प्रिंस यह कर्ज चुकाए, लेकिन अब जब उसने यहाँ अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था, तो उसे डर था कि दानव क्षेत्र के पीछा करने वाले जल्द ही आएंगे। वह अब और नहीं रह सकती थी। थामली ने छोटे से आंगन की ओर देखा जो धीरे धीरे राख में तब्दील हो रहा था। वह जानती थी कि यहाँ उसके दिन सचमुच खत्म हो जाने चाहिए, लेकिन उसके दिल में घुटन की यह अभूतपूर्व भावना क्या थी? मुझे आश्चर्य है कि यह कब तक जलती रहेगी। जब शेनली अपनी आंखें नीची किए हुए था और कुछ नहीं बोल रहा था, जिंग यून ने अचानक खुद से कहा, आग खत्म होने के बाद मुझे आश्चर्य है कि क्या हम अभी भी खाने के लिए पिछवाड़े के तालाब से मछलियां उठा सकते हैं। यह अफसोस की बात है कि हमने उन्हें पालने में इतना समय बर्बाद कर दिया। क्या आप इस बारे में सोच रहे हैं? नहीं तो हम और क्या सोच सकते हैं? शेनली ने एक गहरी सांस ली। जिंग यून का कॉलर खींचा और जमीन में गायब हो गया। रुई राजकुमार की हवेली का बगीचा पूरी तरह से शांत था। चांदी की रोशनी चमक रही थी और बगीचे में छोटे मंडप में भूमिगत से 2 लोग दिखाई दिए।
हान वान ने चांदनी का उपयोग आसपास के वातावरण का निरीक्षण करने के लिए किया और आश्चर्य से कहा, जादू के साथ एक पल में 1000 मील की यात्रा करना वास्तव में अधिक सुविधाजनक है। लेकिन हम इस निर्जन बगीचे में क्यों आए? आपको लगता है कि मैं आना चाहता था? थामली ने कहा, क्या यह सच नहीं है कि हम रुई के राजकुमार के शयन कक्ष को नहीं खोज पाए? हान वान ने हंसते हुए कहा, हमें अभी भी इसे खुद ही खोजना होगा। वह मंडप से बाहर जाने के लिए एक कदम बढ़ा, लेकिन थामलाई ने अचानक उसकी कलाई पकड़ ली और कहा, क्या तुम नहीं देख सकते कि यहाँ क्या अजीब है? क्या अजीब है? हान वान ने अपने कानों में केवल कीड़ों की आवाज सुनी और उसकी आंखों ने केवल पेड़ों के फूलों और पत्तियों पर चमकती चांदनी देखी, जो सामान्य रात के दृश्य से अलग नहीं थी। शेन ली ने अपना हाथ हिलाया, न जाने क्या पकड़ा। उसका स्वर थोड़ा धीमा हो गया। दिन के दौरान मुझे एहसास नहीं हुआ कि इस रुई वांगफू में इतनी सारी अविकसित राक्षस आत्माएं थी। जिंग यून ने भौहें सिकोड़ी, जबकि शेन ली ध्यान नहीं दे रहा था। उसने अपना हाथ वापस खींच लिया और छोटे मंडप से बाहर चला गया। इससे पहले कि शेन ली उसे रोक पाता, उसने अपनी बाहें फैलाईं और कुछ कदम उठाए। पीछे मुड़कर शेन ली को देखा और कहा, यहाँ कोई दुर्भावना नहीं है। यद्यपि हम तथाकथित राक्षस आत्मा को नहीं देख सकते, फिर भी हम इस स्थान की आभा को महसूस कर सकते हैं। थामली, तुम बस बहुत ज्यादा सोच रहे हो। ऐसा नहीं था कि थामली चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था, लेकिन क्योंकि हान वान देख नहीं सकता था, वह नहीं जानता था कि इस समय आकाश और जमीन हल्की रोशनी उत्सर्जित करने वाली गेंदों से भरी हुई थी, जैसे गर्मियों की रात में जुगनुओं का झुंड, जो चांदनी के साथ मिलकर इस फूल बगीचे के हर कोने को रोशन कर रहा था। वह यह भी नहीं जानता था, जिस क्षण उसने अपनी बाहें फैलाईं, वह एक ऐसे देवता की तरह था जिसकी दुनिया में नश्वर लोग प्रशंसा करते हैं, सबसे सुंदर प्रकाश को गले लगाते हुए, इतना चमकदार कि इसने शेन ली को भौहें सिकोड़ दी। थोड़ा विचलित, यह आदमी वही था जिसने उसे उसके अराजक दुःस्वप्न से जगाया था, वही जिसने रिमझिम बारिश में नदी के किनारे उसके लिए छाता पकड़ा था, वही जिसने अपनी आंखें बंद की और अंगूर की बेल से चमकती धूप में आराम किया। वह स्पष्ट रूप से उससे बहुत कमजोर था, लेकिन वह उसे सहज महसूस करा सकता था। ऐसा व्यक्ति, चलो चलें। हान वान ने दूर से अपना हाथ थाम ली की ओर बढ़ाया, अगर तुम डरी हुई हो तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। उसने वास्तव में उसके साथ एक महिला की तरह व्यवहार किया, यहाँ तक कि उसकी ओर देखा भी नहीं। थामली ने उसका हाथ पकड़ा और उसे पीछे खींच लिया, जिससे वह कुछ कदम लड़खड़ा गया। इससे पहले कि हान वान अपना शरीर स्थिर कर पाता, थामली ने उसकी शर्ट खींची। हान वान थोड़ा स्तब्ध रह गया और थामली की ओर देखने लगा। क्या हुआ? तुमने यह भी नहीं देखा कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? हान वान बहुत देर तक स्तब्ध रहा, फिर असहाय होकर हंसा। हाँ, थाम दाई वोंग, यह मेरी गलती थी। मैं तुम्हें नीचे देख रहा था। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। थामली ने हान वान की बात नहीं सुनी, केवल उसे घूरा और गंभीरता से घोषणा की, ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। कीड़ों की आवाज बंद नहीं हुई, लेकिन थामली के शब्दों ने हान वान को लंबे समय तक चुप कर दिया। उसने भी थामली को घूरा, फिर मुस्कुराया। हाँ, मुझे पता है, चलो चलें। क्या उसने सोचा कि वह उसके साथ मजाक कर रही थी? ऐसा कवर अप, यह कैसा उत्तर है जो कवर अप से भी बदतर है? और वह मुस्कान है, यह कैसी मुस्कान है? यहाँ तक कि व्यंग्यात्मक मुस्कान में भी उस मुस्कान से ज्यादा प्रशंसा छिपी हुई थी। हान वान का हाथ जो उसकी शर्ट पकड़े हुए था, कांप उठा। इससे पहले कि वह अपने दिल में गुस्से को व्यक्त कर पाती, उसकी नाक की नोक हिल गई। हवा से एक बेहद फीकी आभा उड़ी। थामली ने तुरंत अपनी भावनाओं को वापस ले लिया।
उसका पूरा शरीर चौकन्ना हो गया। यह राक्षसी क्यूई थी, अत्यंत नीरस, लेकिन लोगों को इसके अस्तित्व को नजरअंदाज करने पर मजबूर नहीं कर सकता। शेन ली ने जिंग यून के कपड़े छोड़ दिए, रात के आसमान को देखने के लिए अपना सिर उठाया। पूरे आंगन में उड़ती छोटी राक्षसी आत्माओं ने उसकी दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया था। जिस क्षण उसने उस आभा को सूंघा, उसने स्पष्ट रूप से पाया कि यह दक्षिण पूर्व से आई थी, लेकिन जब उसने ध्यान से जांच की तो वह इसे और नहीं पा सकी। शेन ली ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। यह राक्षसी क्यूई दानव क्षेत्र के पीछा करने वालों द्वारा उत्सर्जित आभा की तरह नहीं थी, यह थोड़ा असामान्य था। शेन ली सोच रही थी कि अचानक आसपास की हवा में हलचल हुई। छोटी आत्माएं, जो मूल रूप से प्रकाश के सफेद बिंदु थे, किसी तरह की आभा से आक्रमण करती दिख रही थी। वे सभी बीच हवा में रुक गईं। शेन ली ने चुपके से कहा कि यह अच्छा नहीं है। जल्दी से जिंग यून को अपने पीछे खींच लिया। उसके पूरे शरीर से जादुई शक्ति निकल रही थी, उसके आसपास की राक्षसी आत्माओं को दूर धकेल रही थी। लेकिन हवा में उड़ते हुए प्रकाश के उन बिंदुओं को देखा, धीरे धीरे कांपने लगी, फिर अंदर से धीरे धीरे खूनी लाल हो गई। क्या गड़बड़ है? हान वान की आवाज थोड़ी धीमी हो गई। उसने माहौल में बदलाव महसूस किया होगा। थाम ली ने अपना सिर हिलाया। संक्षेप में, यह अच्छी बात नहीं है। चलो इस बगीचे को छोड़ दे और राजकुमार ड्यू को खोजने चले। अगर राजकुमार रुई को कुछ हो गया तो जिंग यून के पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं होगी। शेन ली ने बोलना खत्म ही नहीं किया था कि अचानक रात के अंधेरे से एक महिला की डरावनी चीख आई। यह आवाज बेहद दयनीय थी, जिसमें अनगिनत आक्रोश समाहित थे। हवा में मौजूद राक्षसी आत्माएं उस चीख से उत्तेजित हो गईं, तुरंत हिंसक रूप से कांप उठीं। कुछ ने तो बच्चों की तरह रोना भी शुरू कर दिया, जो अंधेरे में बेहद दयनीय थे। जिंग यून ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और कहा, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। क्या जिंग यून भी इसे सुन सकता था? फिर शेन ली ने अपना हाथ लहराया, उसके जादू की शक्ति के माध्यम से सभी दानव आत्माओं को धकेल दिया और जल्दी से जिंग यू को आगे बढ़ा दिया, जो कि रुआ वंगफू में हावी हो गया था। चारों ओर रक्तलाल दानव आत्माएं थीं। एक दुःस्वप्न में लोगों को डर लगता है। जल्दी से जाकर राजा रुई को खोजो। राक्षस आत्मा को खोजना आसान नहीं है। लाखों जीवित प्राणियों में शायद केवल एक ही बुद्धिमान पदार्थ हो जो पूरी तरह से राक्षस आत्मा बन सकता है और मानव में बदल सकता है। अन्यथा भले ही आप दिन रात उसका ख्याल रखें, लेकिन अधिक से अधिक यह केवल एक आत्मा शरीर में बदल सकता है। आत्मा चेतना के बिना आत्मा में बदलना असंभव है। मुझे डर है कि इस शाही महल में केवल टियोहा ही मानव रूप में रूपांतरित हो सकता है। लेकिन दिन के समय की स्थिति के साथ, चाहे जो भी हो, ज्यूहे अचानक इतनी बड़ी नाराजगी नहीं रखेगा, अपने मालिक को गुस्से से काट लेगा। वह अचानक ऐसा क्यों हो गया? शेन ली ने राक्षसी क्यूई के बारे में सोचा, जो अभी गायब हो गई थी। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी गहरी हो गई। शेन ली, हान वान ने अचानक दक्षिण पूर्व कोने की ओर इशारा किया। ड्यूक वहां पर है। थाम ली ने अपना सिर उठाकर देखा। दक्षिण पूर्व कोने में कोई और कमरा नहीं दिख रहा था, केवल चमकते हुए खून के बच्चों का एक समूह, दो, पूरे कमरे में रेंग रहा था, मानो वे पूरे कमरे को खा जाना चाहते हों। थाम ली कांप उठी। उसने हान वान की ओर देखा। मूलतः वह उसे यहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन रक्त नायक धीरे धीरे उनकी ओर रेंग रहा था। शेन ली ने अपने दांत पीस लिए और जिंग यून का हाथ पकड़ लिया। कोई बात नहीं, तुम मुझे 3 कदम भी नहीं छोड़ सकते। 2 रक्त शिशु जिंग यून हंसा। इतना कसकर पकड़ रखा है, मैं इसे हिला नहीं सकता। इससे पहले कि उनकी आंखें अंधेरी हो जातीं, जब उन्होंने फिर से अपनी आंखें खोलीं,
वे पहले से ही एक कमरे के अंदर थे। कमरा आम तौर पर भव्य होता था, लेकिन अब हर जगह बाहर रक्त शिशुओं के शरीर से खून टपक रहा था, जबकि जिंग युन ध्यान नहीं दे रहा था। खून की एक बूंद उसके हाथ पर टपक गई। उसे जलन महसूस हुई। उसके हाथ से हरा धुआं निकला। एक ब्लैक होल दिखाई दिया। जिंग युन ने कुछ नहीं कहा। शेन ली को भी नहीं पता था। उसने बाएं और दाएं देखा। किताबों की अलमारी के पीछे एक गुप्त दरवाजा खोजा। गुप्त दरवाजा बंद नहीं था, जो एक अंधेरे कमरे की ओर जाता था। थाम ली ने अपने हाथ आपस में जोड़ लिए। उसकी हथेलियों में ज्वाला जल उठी। वह आगे बढ़ी, हान वान का नेतृत्व करते हुए, हर कदम बेहद सावधानी से। आह! एक और चीख संकरी सुरंग में जोर से गूंजी। थाम ली और भी चिंतित था। अगर राजकुमार ड्यू मर गया। उसकी हथेली में आग सामने निकास पर चमक रही थी। यह एक विशाल कमरा था, जिसके अंदर टिमटिमाती मोमबत्तियां थीं। कमरे में प्रवेश करने से पहले उसने टिएओहा की शोकाकुल आवाज सुनी, चू थान कैम। तुम अब और नहीं जी सकते। वह अब और नहीं जी सकती। तुम सबको मरना होगा। कमरे में प्रवेश करते हुए थाम लाई ने अपने दृश्य को अवरुद्ध करने वाली स्क्रीन को लात मारकर हटा दिया। केवल अस्त व्यस्त काले बालों के साथ टिएओहा को देखने के लिए, एक नाराज भूत की तरह हवा में उड़ते हुए, और ड्यू किंग एक 3 फुट लंबी थान फोंग तलवार पकड़े हुए एक बिस्तर के बगल में खड़ा था। उसके होठों के कोने पर पहले से ही खून लगा हुआ था। जिस पलंग की वह रखवाली कर रहा था, उस पर एक पीले चेहरे वाली महिला लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर शांति थी, मानो वह कई वर्षों से सो रही हो। अध्याय 12। थाम ली और हान वान अचानक अंदर घुस आए, जिससे टिएओहा चौंक गई। उसकी लाल लाल आंखें उन दोनों को देख रही थी, और उसने चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोला, जो कोई भी मुझे रोकेगा उसे मरना होगा। शैतानी आभा शियाओ हे के मुंह से चाकू की तरह निकली, हवा को चीरती हुई, शेन ली और जिंग युन को निशाना बनाते हुए। शेन ली जिंग युन के सामने रुकी, अपना हाथ हिलाया। शैतानी आभा एक अदृश्य पर्दे से टकराई, पूरी तरह से बिखर गई, लेकिन अंदर छिपा आक्रोश अभी भी शेन ली के चेहरे पर छाया हुआ था, इतना गहरा कि उसने उसे भौहें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। मुझे अभी भी तुम्हारा शर्माता और शर्मिंदा रूप ज्यादा पसंद है। यदि तुम स्वयं वापस नहीं लौटे, तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम फिर कभी वापस न आओ। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करती, लाल भाला उसकी हथेली में प्रकट हो गया। उसे अभी मारने की इच्छा हुई ही थी कि उसने रुई किंग को चिल्लाते हुए सुना, उसे चोट मत पहुंचाओ। उसकी आवाज कर्कश थी, लेकिन प्रत्येक शब्द बहुत स्पष्ट था। यदि यह स्थिति न होती, तो शेन ली ने सोचा होता कि रुई किंग वास्तव में जियाओ हे से बहुत प्यार करता है, और इस स्थिति में भी वह उसे चोट पहुंचाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे चोट मत पहुंचाओ। यह सुनकर जियो हे के गले से ऐसी आवाज निकली जो आधी हंसी और आधी रोने जैसी थी। झू चेंगजिन, झो चेंगजिन, क्या आप दयालु हैं या क्रूर? जैसे ही जियो हे की आवाज गिरी, उसके चारों ओर जानलेवा आभा और भी मजबूत हो गई। अगर ऐसा है, तो चलो हम सब एक साथ मर जाते हैं। जमीन हिल गई। गुफा के बाहर से एक तेज धमाके की आवाज आई। शेन ली ने सोचा कि यह उन खूनी नायकों ने ही किया होगा जिन्होंने बाहर के कमरे को ढहा दिया था। यह जगह भूमिगत थी, इसलिए इस पर कोई असर नहीं पड़ा था, लेकिन इस जगह से अंदर और बाहर जाने का एकमात्र रास्ता यही एक मार्ग था। इस समय गुफा का प्रवेश द्वार सील था। यह स्पष्ट था कि वे सभी को जमीन के नीचे जिंदा दफनाना चाहते थे, बिना जियो हे को कुछ करने की जरूरत थी। जब हवा नहीं होगी तो सभी दम घुटने से मर जाएंगे। तुम बस उसकी रक्षा करो। तुम उसे हमेशा के लिए बचा सकते हो। टिएओहा का चेहरा धीरे धीरे फीका पड़ गया। जहां तक मेरी बात है, मैं आपके पूरे शाही महल को नष्ट कर दूंगा। थाम लाई ने अपना शरीर हिलाया,
वह आगे बढ़कर उसे पकड़ना चाहता था। बाहर की छोटी राक्षसी आत्मा ट्यूहा से प्रभावित थी। अगर हम उसे अभी मार दें तो शायद उसके शरीर पर मौजूद बुरी आभा निकल जाएगी और बाहर की राक्षसी आत्मा स्वाभाविक रूप से सामान्य हो जाएगी। लेकिन शेनली भूल गई। इस समय हान वान उसका दूसरा हाथ पकड़े हुए था। उसकी हरकतें थोड़ी अजीब थी, इसलिए वह समय रहते ट्यूहा का हाथ नहीं पकड़ पाई। शेनली ने अपने दांत पीसते हुए गुस्से में हान वान का हाथ दूर धकेल दिया। उसने अपना सिर घुमाया और मासूम भाव से हान वान को घूरने लगी। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, हान वान ने आह भरी, अभी अभी तुमने मुझे थोड़ा और कसकर पकड़ने के लिए कहा था। शेनली गुस्से में थी, अपने गुस्से को दबाने की कोशिश कर रही थी और रूई राजा को घूर रही थी। उसके उदास भाव, पीले रंग को देखकर शेनली ने कारण पूछने की जल्दी नहीं की, केवल इतना कहा, मैं पहले तुम दोनों को बाहर निकालूंगी। मैं बाद में इस महिला को बाहर ले जाने के लिए अंदर आऊंगी। नहीं, असंभव, दोनों आदमी एक साथ बोले। रूई राजा ने हान वान को देखा और चुप हो गया। हान वान ने आह भरी, इस जगह पर आत्मा भंजन एक संरचना है। उसने बिस्तर पर पड़ी महिला की ओर देखा, अगर वह यह जगह छोड़ देगी तो वह जीवित नहीं बचेगी। एक यह सुनकर थाम ली ने गुस्से से ड्यू वोंग को देखा, बोलो, क्या हो रहा है? तभी राजकुमार रूई ने बिस्तर के पास बैठने की कोशिश की। उसके पास शेनली के बड़े अनादर की जांच करने का कोई समय नहीं था। उसने कुछ देर बिस्तर पर लेटी महिला को देखा और कर्कश स्वर में कहा, यह मेरी पत्नी राजकुमारी रूई है। 3 साल पहले एक बार जब वह और मैं बाहर गए थे तो हमारी हत्या कर दी गई थी। मेरा आधा चेहरा विकृत हो गया था। मुझे बचाते हुए उस पर अनगिनत बार चाकू से वार किए गए। फिर उसने मेरी वजह से हत्यारों को फुसलाया और एक चट्टान में गिर गई। मैंने उसे चट्टान के नीचे पाया, उसे वापस लाया और उसे यहाँ रख दिया। उसकी आंखें खुलने का इंतजार कर रहा हूँ। शेनली ने भौहें सिकोड़ी, बस इंतजार कर रही थी। तो फिर आपके महल में मौजूद राक्षसों के बारे में क्या? अब ज्यो हे कैसे नाराज है और अपने मालिक को काटना चाहता है। राजकुमार रूई एक पल के लिए चुप हो गया, फिर अंत में जवाब दिया, जब मैं उसे वापस लाया तो सभी ने कहा कि वह मर चुकी है। मुझे अपना दुख दबाने के लिए कहा, लेकिन मुझे पता है, दीप्ति जैसी महिला इतनी आसानी से नहीं मर सकती। मैंने हर जगह अमर जादू की तलाश की और आखिरकार उसे जगाने के 2 तरीके खोजे। उसने बोलना खत्म नहीं किया था, लेकिन शेनली पहले ही समझ गया था। ये 2 तरीके थे, फेट रिकॉल फॉर्मेशन और एक राक्षसी आत्मा का पोषण करना, जीवन के बदले जीवन का उपयोग करना। शेनली ने उपहास किया और निर्दयता से उसे उजागर किया। आप खुद अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सके और 3 साल पहले आपकी वजह से उसे मरने दिया। लेकिन आप सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सके, इसलिए आपको उसे वापस जीवन में लाने की इच्छा रखने का भ्रम था। उसकी आत्मा को रखने के लिए स्वर्ग के नियमों के खिलाफ जाने का तरीका ढूंढना और जीवन के बदले जीवन का उपयोग करने के लिए एक राक्षसी आत्मा का पोषण करना। कितना घमंडी व्यक्ति है। राजकुमार रूई चुप था। तो क्या हुआ? मुझे बस ये शी को जगाने की जरूरत है। शेनली ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि भविष्य में हान यू उसके द्वारा संरक्षित होगा, तो वह वास्तव में खड़े होकर देखना चाहती थी। इस स्वार्थी राजकुमार को जो करना था करने देना चाहती थी। ज्यों है, अब ऐसा क्यों हो गया? राजकुमार रूई ने अपना सिर हिलाया। हर रात मैं अपनी पत्नी से मिलने यहाँ आता हूँ। आज मुझे नहीं पता कि ज्यों है क्यों घुस आया। मुझे नहीं पता कि उसने इन चीजों के बारे में कहाँ से सीखा, इसलिए उसे नाराजगी महसूस हुई। बेशक उसे नाराजगी महसूस हुई। थाम लाई ने कहा, उसका व्यक्तित्व बहुत जिद्दी है।
वह आपको अपने जीवन में एकमात्र व्यक्ति मानती है, लेकिन आप किसी और की जान बचाने के लिए उसे मारना चाहते हैं। अगर आप उससे नफरत नहीं करते, तो आप मूर्ख हैं। और तो और। थैमलाई ने बिस्तर पर लेटी महिला की ओर देखा। उसे लगा कि आगे यह कहने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ अगर ट्यूहा को राजकुमार ड्यू पसंद है? शुरू से आखिर तक इस राजकुमार को सिर्फ अपनी राजकुमारी की परवाह है। इस समय जमीन फिर से हिल गई। यह नहीं पता कि बाहर कौन सी इमारत ढह गई थी। थामली ने एक पल के लिए सोचा, राजकुमार ड्यू को गंभीरता से देखा और कहा, मुझे परवाह नहीं है कि आपकी पिछली योजना क्या थी, लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है। यदि आप असहाय हैं, तो मैं अब इसे अपने तरीके से हल करूंगा। जब तक हम ज्योहे को ढूंढ नहीं लेते तब तक प्रतीक्षा करें। अगर उसकी बुरी आत्मा को दूर करने का कोई तरीका नहीं है, तो मैं उसे मार डालूंगा। राजकुमार रूई की आंखें ठंडी हो गईं क्योंकि उन्होंने शेनली को देखा। उसके प्रत्येक शब्द को स्पष्ट रूप से सुनते हुए। याद रखें, अगर ज्योहे आपकी राजकुमारी को फंसाते हुए मर जाता है, तो यह मैं, शेनली, होगा जिसने उसे मार दिया। इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है। हान यू, जो चुपचाप उसके बगल में खड़ा था, ने तुरंत अपनी आंखें उठाकर शेनली को देखा, लेकिन इससे पहले कि वह अपना सिर घुमा पाती, उसने पहले ही अपनी नजर कहीं और घुमा ली थी। शेनली ने स्वाभाविक रूप से हान यू की कलाई खींची और कहा, यह जगह बंद है। वे खूनी नायक फिलहाल अंदर नहीं जा सकते, लेकिन हवा सीमित है, इसलिए उन्हें सांस लेने के लिए छोड़ दें। अभी बाहर बहुत अफरा तफरी मची होगी। तुम और मैं बाहर जाकर हवेली में बुराई को दूर भगाने वाली संरचना स्थापित करेंगे, और जो लोग इसमें शामिल नहीं हैं, उन्हें जाने देंगे। फिर हम इस हवेली में राक्षसों की तलाश कर सकते हैं। हान वान की आंखें निश्चित नहीं थी कि वे कहाँ थी। उसने बस सहमति में सिर हिलाया। अभी थामली का मन हान वान की छोटी छोटी हरकतों पर ध्यान देने का नहीं था। उसने हान वान को वापस जमीन पर लाने के लिए एक मंत्र का जाप किया। इस समय आकाश पहले से ही उज्ज्वल था। सूरज की रोशनी ने यांग ऊर्जा लाई जिसने जमीन पर खूनी नायकों को हिलने में असमर्थ बना दिया। लेकिन फिर भी कल रात की हिंसा ने रूई राजकुमार के महल को युद्ध के मैदान में बदल दिया था। मंडप और मीनारें ढह गईं। रूई पैलेस में पहरेदारों और नौकरों की लाशें खून खाने वाले बच्चों द्वारा चलाई जा रही थीं। उनके कपड़े और मांस उनके खून से गल गए थे और अब वे बरकरार नहीं थे, बेहद घिनौना और भयानक। यहाँ तक कि शेनली जैसा व्यक्ति जो लाशों को कांपते हुए देखने का आदी था, उसके हाथ में चांदी का भाला लहराया। हत्या की मंशा फैल गई। उसके लिए पैर रखने के लिए जगह साफ हो गई। उसने हान वान से कहा, जब सूरज उग रहा है, तो आपको पहले गठन स्थापित करना चाहिए। इन राक्षसी आत्माओं को नियंत्रित करने के बाद बचे हुए लोग ड्यू वोंग पैलेस छोड़ने का यह अवसर लेंगे। हान वान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर हंसा और बोला, क्या आपको लगता है कि गठन स्थापित करना एक सरल मामला है? मुझे रूई पैलेस का लेआउट नहीं पता। मैं संरचना स्थापित नहीं कर सकता। थामलाई दंग रह गया। अगर ऐसा है, तो आपने अभी नीचे कुछ क्यों नहीं कहा? अगर मैं संरचना स्थापित नहीं कर सकता, तो मैं खुद ही तिएउहा को खोजने जा सकता हूँ। मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? हान वान ने कुछ बार खांसते हुए कहा, मैंने अभी जो कुछ भी तुमने कहा, वह नहीं सुना। जब तुमने कुछ नहीं सुना तो तुम अपना सिर क्यों हिला रहे हो? थामली ने अपने गुस्से को दबाने की कोशिश की। वह जितनी व्यस्त होती गई, स्थिति उतनी ही अराजक होती गई। अगर वह उसके सैन्य शिविर में होता, तो वह बहुत पहले ही किसी को इस बेवकूफ सैनिक को बाहर खींचकर पीटने के लिए भेज देती। उसने मूल रूप से हान वान को ड्यू वोंग पैलेस में ले जाने और छोड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना लंबा खिंच जाएगा।
अब वह जितनी देर यहाँ रहेगी यह उतना ही खतरनाक होगा। दानव क्षेत्र के पीछा करने वालों के आने का इंतजार करते हुए अगर वह उनसे लड़ती तो कई कमरे ढहने की बात नहीं होती। शेन ली के विचार समाप्त होने से पहले उसकी नाक ने एक बहुत ही परिचित राक्षसी आभा को सूंघा। उसका दिल दहल गया। उसने तुरंत क्षितिज को देखने के लिए अपना सिर उठाया, लेकिन जैसे जैसे आभा करीब आती गई शेन ली को थोड़ी राहत महसूस हुई। वहां केवल एक व्यक्ति था, एक ऐसा व्यक्ति जिससे वह बहुत परिचित थी। मो फैंग। वह आकाश में चिल्लाई और तुरंत ही शेन ली की आंखों के सामने काली गैस का एक ढेर गिर गया। घना धुआं छंट गया और काले कपड़े पहने मो फैंग प्रकट हुआ। उसने शेन ली के सामने घुटने टेके और सम्मानपूर्वक सलाम किया। महाराज, जब से मैक फोंग ने उसे भागने में मदद करने के लिए चालें चली थीं, तब से थाम ली हमेशा उसकी आभारी रही थी, भले ही बाद में उसके साथ गलत व्यवहार किया गया था। लेकिन मैक फोंग की उसके प्रति वफादारी निर्विवाद थी। थाम लाई ने उसका कंधा थपथपाया और उसे खड़े होने को कहा, लेकिन मैक फोंग ने सिर झुकाकर कहा, अतीत में मैक फोंग ने राजा को घायल कर दिया था, वह 1000 बार मरने का हकदार है। थाम ली ने नाराज होने का नाटक किया। खड़े हो जाओ। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आ रहा है कि तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। हान वान एक कदम पीछे हट गया और चुपचाप जमीन पर घुटनों के बल बैठे उस आदमी को देखने लगा। थाम ली ने सोचा कि वह पहरे पर है, इसलिए उसने पलटकर उससे कहा, कोई बात नहीं, वह मेरा अधीनस्थ है। बोलने के बाद शेन ली ने फिर से सोचा, यह महसूस करते हुए कि मो फांग के पास उसे खोजने के लिए कुछ बड़ा होना चाहिए। जिंगयू को दानव दायरे के बारे में बहुत कुछ पता है और अमर क्षेत्र अच्छा नहीं था। उसके जैसा एक नश्वर व्यक्ति यह अनुमान लगा सकता है कि मोर्टल क्षेत्र के मामले पहले से ही उनके शरीर के लिए एक बहुत बड़ा बोझ थे, जो कि अमोर्टल परिवार के सीक्रेट्स के बारे में अधिक जानकारी के बारे में जानती हैं। जमीन पर रेंगते हुए, लेकिन बस मामले में शेन ली ने अभी भी अपने हाथ में लाल आंखों वाली चांदी का भाला को जिंगयू को सौंप दिया और कहा, आप इसे लेते हैं, अस्थायी रूप से थोड़ा दूर चले जाते हैं। मेरे पास उसके साथ चर्चा करने के लिए कुछ है, यह जानने के लिए कि वह पहले से ही कुछ भी कर सकता है। मूल रूप से मना करना चाहता था, लेकिन मो फांग ने देखा कि तुरंत घुटने टेकते हुए अपना सिर उठाया। उसकी जलती हुई आंखें उसे घूर रही थी। उन आंखों ने कहा, हिम्मत राजा की दया पाओ। लानत है। हान वान चुप था, इसलिए उसने भाले को अपनी छाती से लगा लिया, इत्मीनान से एक तरफ चला गया और अंत में अपना सिर घुमाकर मैक फोंग को धीरे से मुस्कुराया। मैक फोंग का हाथ कसकर पकड़ते हुए थाम ली मुस्कुराया और उसकी बाह थपथपाते हुए उसे उठने में मदद की। अच्छा लड़का, पिछली बार मुझे घायल करने के लिए धन्यवाद, अन्यथा मुझे बहुत पहले ही पकड़ लिया गया होता। मो फैंग उनसे एक सिर लंबा था। शेन ली ने ऊपर देखा और मो फैंग की गर्दन पर उसके लाल बंदर भाले से बना एक निशान देखा। चाहे दानव कबीले की उपचार क्षमता कितनी भी अच्छी क्यों न हो, यह निशान मिट नहीं सकता था। शेन ली ने आह भरी, उस दिन तक प्रतीक्षा करें जब यह सगाई रद्द हो जाती है। मैं निश्चित रूप से दानव क्षेत्र में लौटने पर आपको इसकी भरपाई करूंगा। मो फैंग ने अपना सिर नीचे किया। आपके अधीनस्थ की हिम्मत नहीं है। मैक फोंग ने और अधिक शब्द बर्बाद नहीं किए और स्पष्ट रूप से कहा, क्या महाराज ने कल रात जादू का इस्तेमाल किया था? ऊपर वाले ने पहले ही पता लगा लिया है कि पीछा करने वाले आ रहे हैं। अगर राजा नहीं जाता है तो मुझे डर है कि फिर से छोड़ना मुश्किल होगा। शेन ली इस सिद्धांत से अनजान नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि वर्तमान स्थिति ऐसी है, वह कैसे छोड़ सकती है? जियोहे ने राजकुमार रुई को मार डाला। अब दरबार में कोई भी ऐसा नहीं है जो क्राउन प्रिंस का विरोध कर सके, जो हान वान की रक्षा कर सके। अध्याय 13।
मुझे डर है कि मैं आज नहीं जा पाऊंगा। शेन ली की नज़र आसपास के सगे भाइयों पर पड़ी। यहाँ अभी भी अधूरे मामले हैं। शेन ली की दुविधा को देखकर मो फैंग ने भी अनजाने में भौहें सिकोड़ ली। वह वास्तव में शेन ली को जल्दबाजी में नहीं लेना चाहता था, लेकिन इस मामले में वास्तव में देरी नहीं की जा सकती थी। उसने अपने हाथों को मोड़कर सलाह दी, महाराज, प्रस्थान में अब और देरी नहीं की जा सकती थी। यदि राजा को पकड़ लिया गया तो शैतान राजा उसे जाने का एक और मौका नहीं देगा। स्वर्गीय क्षेत्र इस समय एक शादी की तैयारी कर रहा है। इस पल के बारे में क्या शेन ली किसी से भी बेहतर जानती थी। उसने पीछे देखा, जिंग यून वहां खड़ी थी, अपने लाल भाले को पकड़े हुए और उत्सुकता से एक खूनी बच्चे के बट पर वार कर रही थी। इससे पहले कि वह चिल्ला भी सके, भाले पर जानलेवा आभा से वह धुएं में बदल गया। जिंग यून ने भी यह देखा और आह भरी। चांदी के भाले की सावधानीपूर्वक जांच करने के लिए उसे आगे पीछे घुमाया। शेन ली का मुंह फड़क उठा। उसने अपना सिर घुमाया और अपने माथे को रगड़ा। हाँ, मुझे पता है। यह सिर्फ इतना है कि मैं अब खुद को जाने नहीं दे सकती। महाराज, मो फैंग की कसी हुई भौहें उसकी उलझन को व्यक्त कर रही थी। उसकी नज़र में शेन ली ने हमेशा सिर्फ यही कहा था कि करो और मत करो। उसके लिए यह कहना दुर्लभ था कि यह नहीं कर सकते, तुम्हारा अधीनस्थ नहीं समझता। इस समय के दौरान नश्वर दुनिया में मैंने कई चीजों का अनुभव किया है और मैंने गलती से किसी पर अपनी नजर डाली। वह अचानक रुकी, हान यू को देखा। मो फैंग का चेहरा खाली था। उसकी निगाह उसके बगल में खड़े आदमी पर गई। रात भर दौड़ने के बाद उस व्यक्ति के कपड़े बेहद गंदे थे। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी सांसें कमजोर हो रही थी। एक नज़र में आप बता सकते थे कि वह अल्पकालिक था। यह था वह व्यक्ति जिस पर महामहिम की नज़र थी। इस समय हान यू की कलाई ने सारी ताकत खो दी थी। चांदी के भाले को अब और पकड़ने में असमर्थ, उसे जमीन पर गिरने दिया। रक्त नायकों की ओर लुढ़क गया। चांदी के भाले पर फैली जानलेवा आभा ने उन राक्षस आत्माओं को मार डाला जो सूरज की रोशनी से अपनी ताकत खो चुके थे और उनके पास अब कोई कवच नहीं था। लेकिन राक्षस आत्माओं के शरीर में आक्रोश बाहर निकल आया। जब तक उसने चांदी का भाला उठाया, उसका शरीर और भी अधिक क्षीण हो चुका था। थाम ली ने एक हल्की आह भरी। वह एक ऐसा व्यक्ति है, उससे मिलने से पहले मुझे उम्मीद नहीं थी। थाम ली ने देखा और मैकफोंग को भौहें सिकोड़ते हुए देखा। उसने कहा, वह हमसे अलग है। वह कमजोर शरीर यातना दिए जाने के तुरंत बाद मर जाएगा। अब मैं उसे यहाँ छोड़कर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा हूँ। हमें जाने से पहले उसका उचित प्रबंध करना होगा। हालांकि मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि भूत अलग होते हैं। नश्वर लोगों का जीवन बहुत छोटा होता है और अगला जीवन पिछले जीवन की यादों को जारी नहीं रखता है। शेन ली ने रुककर धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। मैं सिर्फ उसके जीवन को शांतिपूर्ण बनाना चाहती हूँ। उसकी आवाज में दृढ़ निश्चय सुनकर मो फैंग को पता था कि एक बार शेन ली ने जो फैसला कर लिया है, चाहे दूसरे कुछ भी कहें, वह वही करेगी जो उसने तय किया है। मो फैंग की आंखें नीची हो गईं। वह थोड़ी देर के लिए चुप रहा, जमीन पर आधे घुटने टेकते हुए, स्वेच्छा से समर्पण करते हुए। आपका अधीनस्थ राजा के साथ आपकी चिंताओं को साझा करने के लिए तैयार है। कृपया महामहिम के लिए व्यवस्था करें। शेन ली ने थोड़ा सोचा। आधा दिन। वह मुड़ी और हान यू की ओर चली गई। अगर तुम मुझे आधा दिन खरीदने में मदद कर सकते हो, तो मैं यही मामला खत्म कर सकती हूँ। हाँ, सर। शेन ली ने उसे देखने के लिए अपना सिर घुमाया। धन्यवाद। मो फैंग की आंखें थोड़ी हिल गईं। बिना एक और शब्द कहे, उसका आकार हवा के झोंके की तरह था, हिल रहा था और गायब हो रहा था। शेन ली ने हान यू के हाथ से चांदी का भाला वापस ले लिया।
हान यूं मुस्कुराया और कहा, तुम्हारा यह भाला वास्तव में दुर्जय है। इतने लंबे समय तक इसे पकड़ने में सक्षम होने के लिए तुम भी काफी दुर्जय हो। इस भाले ने बहुत से लोगों को मार डाला था। इसकी जानलेवा आभा भारी थी। कई जीवित प्राणी इसे देखकर डर गए थे। इस हानवान आदमी का स्वभाव ठंडा था, इसलिए डर और उदासी जैसी भावनाएं भी फीकी पड़ गई थीं। एक निश्चित अर्थ में वह वास्तव में एक मास्टर था। इस विषय पर न रुकते हुए थाम लाई ने चारों ओर नजर घुमाई और वह बुदबुदाया, राक्षस आत्मा अभी भी शाही महल में है। टियोहा निश्चित रूप से दूर नहीं गया है। वह वास्तव में कहाँ छिपा है? क्या यह पूछने की भी जरूरत है? हानवान हंसा। जब बच्चा बाहर जाता है तो उसे चोट लग जाती है। वह घर भागने के अलावा और कहाँ जा सकता है? थामली की आंखें चमक उठीं। झील में कमल, यह उसका असली शरीर है। अगर वह अब लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा रही है तो वह वहां छिपी होगी। थामली ने इस महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार किया। खुशी खुशी जाने के लिए अपने पैर उठाए, लेकिन अचानक रुक गया और हान वान को घूरते हुए बोला, अगर मैं नहीं पूछूंगा तो तुम मुझे नहीं बताओगे, है न? बिल्कुल नहीं, जिंग युन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। तुमने इसके बारे में सोचा है? मुझे लगता है कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता से तुम बहुत पहले ही मुख्य बिंदुओं का पता लगा चुके होगे। तुम्हें मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। शेन ली ने उसकी तरफ देखा, कुछ और नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी भावना थी। ऐसा लग रहा था कि जब से वह रुई राजकुमार के महल में दाखिल हुई थी, जिंग युन जानबूझकर या अनजाने में उसे काम करने से रोक रहा था, जैसे कि वह नहीं चाहता था कि वह जल्दी से सब कुछ हल कर ले। शेन ली ने लापरवाही से एक पत्थर उठाया, उसे हल्के से फेंका, एक फूल की कली से टकराया और अपनी आवाज उठाई, बाहर आओ। कोई हलचल नहीं हुई। थाम लाई ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। अगर ऐसा है तो मुझे दोष मत दो। उसने अपने हाथ में चांदी का भाला घुमाया। एक तेज जानलेवा आभा ने फूल के तने को काट दिया। उसकी कलाई को हान वान ने अचानक पीछे खींच लिया। थाम ली ने भौहें सिकोड़ी। तुम क्या कर रहे हो? हान वान ने उसे जाने दिया और धीरे से कहा, कुछ नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक बार पूछने के बाद तुम उसकी जान लेना चाहोगे। इसके अलावा वह इस मामले में निर्दोष है। मुझे डर है कि अगर आपने फिर से हाथ उठाया तो आप उसकी जान ले लेंगे और बाद में पछताएंगे। तुम्हारे पास अचानक बोधिसत्व का हृदय कैसे आ गया? थाम ली ने कहा, मुझे अब इसे खत्म करना होगा। वह सहयोग नहीं कर रही है, इसलिए मैं केवल सबसे तेज तरीका ही अपना सकता हूँ। उसने हान वान को दूर धकेल दिया। उसका स्वर थोड़ा ठंडा था। मैं एक अच्छी इंसान नहीं हूँ। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुझे अस्थायी रूप से अपनी अंतरात्मा को एक तरफ रखना होगा। रास्ते से हट जाओ। दुश्मनों का सामना करते समय थाम ली कभी भी दयालु या नरम दिल नहीं थी। यह भी एक कारण था कि उसे इतनी कम उम्र में रानी का ताज पहनाया गया था। निर्णायक हत्या, ठंडी क्रूरता, ये ऐसी चीजें हैं जो शीर्ष पर बैठे व्यक्ति को सीखनी चाहिए। हान वान ने उसे और नहीं रोका, चुपचाप एक तरफ खड़ा रहा, अपने दिल में सोच रहा था, थाम ली नाम की इस लड़की के और कितने पहलू हैं? यह वास्तव में किसी को शोध जारी रखने की इच्छा पैदा करता है। झील में लहरें हिल गईं। कमल के भीतर से एक दयनीय चीख आई। ज्यों के गुलाबी कपड़े खून से लाल रंगे हुए लग रहे थे। उसने अपना चेहरा ढक लिया। कमल के भीतर धीरे धीरे एक मानव आकृति प्रकट हुई। अगर उसके दिल में आक्रोश न होता जिसने उसके चेहरे को भयंकर बना दिया, तो यह एक अद्वितीय सुंदर परी की तरह दिखता। यह सिर्फ एक दया है। मुझे उसकी मदद क्यों करनी चाहिए? जियाओ हा की लाल आंखें थाम ली को घूर रही थी। तुमने उसकी मदद क्यों की? ऐसा लग रहा था कि वह अपना दिमाग खो चुकी थी। उसका शरीर थाम ली की ओर झपटा।
लेकिन मामले को बदतर बनाने के लिए थाम ली ने तियूहा की कलाई पकड़ ली जो उसकी ओर झपटा था। उसे उसके महत्वपूर्ण बिंदु पर दबाया, उसे पीछे से पकड़ने के लिए उसकी बाह को पीछे की ओर मोड़ा, फिर अपनी बाहों को तियूहा की गर्दन के चारों ओर लपेटा और उसे पुल की रेलिंग पर दबा दिया। हांग आन भाला हवा में फेंक दिया। भाला तुरंत गायब हो गया। जिंग यून की थोड़ी हैरान नजरों के सामने शेन ली ने अपना हाथ जोर से घुमाया, थप्पड़ की आवाज के साथ जियाओ हे के नितंब पर मारा। अपनी गलती मान लो। शेन ली का वार हल्का नहीं था, जिससे जियाओ हे का पूरा शरीर कांप उठा, लेकिन बुरी आत्माओं से भरी एक राक्षसी आत्मा सिर्फ इस एक वार से कैसे डर सकती थी। उसने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। गलती चू थान कैम की है। थाम ली ने उसके साथ शब्दों को बर्बाद नहीं किया। उसने उसे एक एक करके थपथपाया, उसे तब तक मारा जब तक कि ट्यूहा का पूरा शरीर ऐंठ नहीं गया। वह लगातार चिल्लाती रही, अंत में तब तक चिल्लाती रही जब तक कि उसकी आवाज भारी नहीं हो गई। उसकी समझदारी धीरे धीरे ठीक हो गई, लेकिन उसके मुंह से अभी भी कह रहा था, चू थान कैम, मेरे पिता। मैं निश्चित रूप से उसे दफनाने के लिए जगह के बिना मरवा दूंगा। मुझे रुई प्रिंस पैलेस को नष्ट करना होगा। अपनी गलती स्वीकार करो। स्वर्ग अन्यायी है। अपनी गलती स्वीकार करो। मैं गलत नहीं था। हु अपनी गलती स्वीकार करो। थाम ली तब तक मारता रहा जब तक कि ट्यूहा जोर से चिल्लाया, मैं गलत था। मैं गलत था। हु मैं कहाँ गलत था? थाम ली रुक गई। इस पिटाई से उसके हाथ थोड़े थक गए। ट्यूहा के शरीर पर कपड़े अपना मूल रंग वापस पा चुके थे। झील में कमल के फूल कल की तरह गुलाबी और चिकने थे। ड्यू वोंग महल में खून का बच्चा भी इस समय कहीं नहीं दिख रहा था। एक आत्मा शरीर की अवस्था में वापस एक राक्षस आत्मा में बदल गया। हवा में तैर रहा था, आम लोगों के लिए अदृश्य। ट्यूहा रेलिंग पर रेंगती हुई आई और दिल खोलकर रोई। मुझे दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था। हमें दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मैं गलत थी। तभी थाम ली ने उसे जाने दिया, जिससे ट्यूहा रेलिंग पर रेंगने लगा। आंसू और नाक से पानी झील में गिर रहा था। हान वान ने आह भरी, तो एक प्रतिशोधी आत्मा भी पीटे जाने से डरती है। यह कदम सरल है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उपयोगी है। आपने मुझे पहले भी याद दिलाया था। थाम ली ने ट्यूहा को देखा जो अभी भी रो रही थी और कहा, क्या उसका स्वभाव बचकाना नहीं है? जब उसके दिल को धोखा दिया गया था, तो वह बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसके पास उस व्यक्ति के साथ कुछ भी करने का दिल नहीं था। हालांकि उसने पहले से ही उस भूमिगत कक्ष में निकास को अवरुद्ध करने की योजना बनाई थी। अगर वह राजकुमार रुई को मारना चाहती, तो वह ऐसा सीधे कर सकती थी। थाम ली ने आह भरते हुए कहा, वह घायल हो गई थी और घर में छिप गई थी। अगर हर जगह बुरी आत्माएं न होतीं, तो मुझे डर है कि वह एक भी ईंट पलटे बिना भाग जाती। ऐसे बचकाने व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से पीटा जाना था। लेकिन अगर वह बाहर नहीं आई तो मुझे उसे मारना पड़ेगा। खरपतवारों को पूरी तरह से मार डालो। हान वान हंसा। संक्षेप में, उन सभी ने उन्हें वश में करने के लिए बल का प्रयोग किया। ट्यूहा के दर्द में बहुत देर तक रोने के बावजूद थाम ली ने उसके कंधे को थपथपाया और कहा, मुझे तुमसे सहानुभूति है। बात यहाँ तक पहुँच गई है, तुम्हारा रोना बेकार है। रुई राजकुमार का महल ऐसी जगह नहीं है जहाँ तुम रहना जारी रख सको। तुम जाओ। बाद में मैं रुई राजकुमार को बताऊंगी कि मैंने तुम्हें मार दिया है। वह मेरा कुछ नहीं कर सकता। ज्योहे ने धीरे से रोना बंद कर दिया और अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं। अब तक मुझे अभी भी विश्वास नहीं हुआ। उसका पूरा शरीर जमीन पर गिर गया। तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम मुझे केवल एक दवा के रूप में देखते हो। तुम्हारे लिए मुझे देखना उसके फिर से जीने की आशा देखने जैसा है।
मैं बस एक प्रतिस्थापन हूँ। यहाँ तक कि विकल्प भी उतना अच्छा नहीं है। थाम ली चुप थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे सांत्वना दे जब हान वान अचानक बोला, हाँ, यह सही है। तुम सिर्फ एक दवा हो। जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, उनके बीच कोई ऐसा अंतराल नहीं है जिसमें तुम रेंग कर जा सको। उसके शब्द बहुत सरल थे। थाम ली ने उसकी ओर देखा, देखा कि उसके मुंह से एक और अप्रिय वाक्य निकला है। मुर्गा भी जीना चाहता है। तुम्हारे जैसे चतुर राक्षस की तो बात ही क्या। इसलिए परेशान न होने के लिए तुम्हें जल्दी से चले जाना चाहिए। इस समय मुर्गे का जिक्र करने का तुम्हारा क्या मतलब है? अध्याय 14। ज्योहे ने अपने आंसू पोंछे, बहुत देर तक सोचा और अंत में कहा, मैं अभी भी उसे एक बार देखना चाहती हूँ। अगर मैं चली गई तो मैं उसे दोबारा नहीं देख पाऊंगी। भले ही मैं उनकी नजरों में कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन जब से मैंने पहली बार इस दुनिया को देखा है, वे मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ऐसा लग रहा था कि ज्योहे को अतीत की कई बातें याद आ रही थी। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं। मैंने इंसान बनने की कोशिश की, बात करना सीखा, नियम सीखे, उसे खुश किया। सिर्फ इसलिए कि मैं उसकी तरफ से रहना चाहती थी, न कि वह मुझे मार डाले। शेनली ने आह भरी, नीचे बैठ गई और उसकी ओर देखा। हालांकि ये शब्द थोड़े क्रूर हैं, आपको सुनना होगा कि रूई प्रिंस आपको उसी क्षण से मारना चाहता था जब से उसने आपको पालना शुरू किया था। उसके लिए यह आपके अस्तित्व का एकमात्र मूल्य है। चाहे आप कितना भी कुछ करें, चाहे कितनी भी दुखद कीमत क्यों न चुकानी पड़े, वह जरा भी नहीं हिलेगा। इसका कोई मतलब नहीं है, समझे? थामली ने उसका चेहरा उठाया, अपने अंगूठे से उसके आंसू पोंछे और कहा, इसलिए अच्छी लड़की, अपनी भलाई के लिए तुम्हें जल्दी से चले जाना चाहिए। उसे भूल जाओ। इस दुनिया में कई दिलचस्प चीजें हैं जिनकी आप उम्मीद नहीं करते हैं। हान वान ने चुपचाप पीछे से थामली को देखा। टियोहा ने भी उसे एक टकटकी में देखा, फिर अपना सिर नीचे कर लिया। मिस बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं। उसने रुककर अपना सिर तकिए में दबा लिया, लेकिन फिर भी अनिच्छा से कहा, मैं अभी भी देखना चाहती हूँ। अंत में वह किस तरह की महिला है जो उसे बचाने के लिए इतना प्रयास कर सकती है। मैं जानना चाहती हूँ कि वह जिस व्यक्ति को पसंद करता है और मैं उससे कितनी दूर हैं। शेनली ने अपना सिर उठाकर जिंग युन को देखा। जिंग युन ने कहा, जाओ और देखो। वैसे भी हमें सारी उम्मीदें पूरी तरह खत्म करनी होंगी। शेनली ने अपने होंठ हिलाए, कुछ कहना चाहती थी। वह और क्या देख सकती थी? क्या सच्चाई पहले से ही सामने नहीं थी? यद्यपि ट्यूहा हर तरह से नीचे वाली महिला से बेहतर है, लेकिन यदि ड्यू के राजा को वह पसंद नहीं है, तो वह कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ट्यूहा को इतना जिद्दी देखकर उसने अपने शब्द निगल लिए और कहा, चलो, नीचे चलते हैं। बाद में तुम गलियारे में छिप जाना और बाहर मत आना। हान वान, तुम उसे रोको। मैं राजकुमार ड्यू को ले जाऊंगी। तुम उस महिला के साथ जो चाहो कर सकते हो। आखिरकार वह एक मृत व्यक्ति थी और ज्योहे उसका कुछ नहीं कर सकता था। शेनली ने एक जादू किया और वे तीनों तुरंत भूमिगत मार्ग से बाहर चले गए। शेनली ने जिंग युन को देखा और जिंग युन ने आज्ञाकारी रूप से ज्योहे के सामने रास्ता रोक दिया। तभी थाम ली बाहर आया। उसने देखा कि रूई का राजा अभी भी बिस्तर के पास बैठा था। उसकी नज़र बिस्तर पर लेटी महिला पर टिकी थी। उसने कहा, तियोहा को मैंने मारा है। कमरे में एक हल्का वाक्य गूंजा। रूई के राजा का शरीर अकड़ गया। उसने अपना सिर नहीं घुमाया। थाम लाई ने आगे कहा, शाही महल में बुरी आत्माएं सामान्य हो गई हैं। मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। खाली कमरे में काफी देर तक सन्नाटा रहा। फिर राजकुमार ड्यू अचानक धीमी आवाज में हंसे।
उनकी आवाज कर्कश थी और उन्होंने कहा, आपको बाहर क्यों जाना है? वह नीचे झुका और धीरे से ठंडी औरत के माथे पर एक चुंबन दिया। दीप्ति नहीं जाग सकती। चू थान कैम मर गया है या जिंदा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? तियोहा, जो अंधेरे रास्ते में छिपा हुआ था, ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसकी आंखों में रोशनी की आखिरी किरण भी मंद पड़ गई। इस जीवन में चू थान कैम ने बहुत कुछ चाहा है, सिंहासन, सैन्य शक्ति। मेरे लिए दीप्ति सिर्फ एक औरत है। इतने सालों तक दोस्त रहने के बाद मुझे लगा कि मैं बेरहम हूँ, लेकिन प्यार बहुत पहले ही मेरी हड्डियों में समा चुका है। पिछले 3 सालों से मैं हर रात उसके जागने का सपना देखता रहा हूँ, लेकिन हर दिन मैं निराश होता हूँ। मैंने अपनी सारी उम्मीदें टियूहा पर लगा रखी थी। अब वह मर चुकी है। राजकुमार रुई ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, यह सच है कि जब आप पीछे मुड़ते हैं तो कुछ भी नहीं बचता है। उन्होंने दीप्ति के बाल ठीक किए। तुम लोग जाओ, मैं उसके साथ यहीं रहूंगा। किसी और चीज की जरूरत नहीं, कहीं नहीं जा रहा। थामलाई चुप था। इन शब्दों ने वास्तव में लोगों को पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन अगर इस समय रुई वांग मरना चाहता था, तो भविष्य में जिंग यून। शेनली ने सोचना खत्म नहीं किया था जब एक गुलाबी आकृति उसके पास से भागी। वह क्षण भर के लिए अनुपस्थित थी और उसके पास उसे रोकने का समय नहीं था। रुई वांग के सामने खड़े ज्योहे को देखकर उसने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए थप्पड़ की आवाज की, जैसे कि उसने अपने जीवन की सारी ताकत इस्तेमाल कर ली हो। उसने घृणा से कहा, मुझे तुमसे नफरत है। रुई वांग ने उसे एक झटके में देखा, जबकि हर कोई अभी तक संभल नहीं पाया था। ज्योहे की आकृति अचानक एक सफेद रोशनी में बदल गई। ये शी के शरीर में प्रवेश कर गई। हवा में केवल आखिरी आंसू रुई वांग की बाह पर गिरा, लेकिन बिस्तर पर महिला के हल्की खांसी के बाद इसे रुई वांग ने तुरंत महसूस किए बिना फेंक दिया, उम्मीदों से भरा हुआ। थामली को लगा कि उसका दिल अचानक ठंडा हो गया है। उसे लगा कि वह टियूहा के लायक नहीं है। मूर्ख लड़की, उसने आह भरी। टियूहा के रोने की आवाज जो गायब होने से पहले की थी, अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। मैं ही क्यों, मैं ही क्यों? काश मैं कभी इंसान न बनता, काश मैं तुमसे कभी न मिलता। वह स्पष्ट रूप से उनकी कहानी में एक सहायक भूमिका थी। फिर भी वह इतनी मूर्ख क्यों थी कि इस व्यक्ति के लिए मर जाए? खांसी, खांसी। बिस्तर पर पड़ी महिला और भी जोर से खांसने लगी। राजकुमार रुई की आंखें चमक उठीं। वह इतना खुश था कि उसके हाथ पैर घबरा गए थे। ये शी, ये शी। उसने केवल उसका नाम लिया, उसे सावधानी से अपनी बाहों में पकड़ते हुए। तुम रुको, मैं तुम्हें अभी बाहर ले जाऊंगा। राजकुमार रुई ने उसे गले लगाया और थामली के सामने चला गया। उसका स्वर परेशान था, निकास मार्ग अवरुद्ध है, कृपया। यह एक ऐसी महिला थी जिसके सामने यह अभिमानी राजकुमार स्वेच्छा से अपना सिर झुका सकता था और दूसरों से भीख मांग सकता था। थामली ने रुई राजा का हाथ खींचा और धीरे से कहा, तियोहा ने कहा, उसने ऐसा बनने की कोशिश इसलिए नहीं की थी कि तुम उसे मार डालो, लेकिन अब उसने तुम्हारी वजह से आत्महत्या कर ली। रुई राजा स्तब्ध रह गया। थामली ने उदासीनता से कहा, यह मेरी गलती है, यह मेरी लापरवाही है। एक व्यक्ति जो एक राक्षस आत्मा का पोषण करता है, वह उस राक्षस आत्मा की सांस का पता कैसे नहीं लगा सकता है जिसे वह पोषित करता है? यह नाटक किंग ड्यू द्वारा बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया है। बस इतना ही। उसने बात पूरी नहीं की, लेकिन राजकुमार रुई को कैसे पता नहीं चल पाया कि वह क्या कहना चाहती थी। टियूहा ने उसे समझ लिया, लेकिन फिर भी मूर्खतापूर्ण तरीके से उसकी इच्छाओं का पालन किया। घृणास्पद वाक्यांश रुई राजा से उसके साथ चाले चलने के लिए घृणा कर रहा था और खुद से घृणा कर रहा था क्योंकि वह उसके नियंत्रण से बच नहीं सकती थी।
सिर से पैर तक कितनी बेवकूफ लड़की है। रुई राजा चुप था। शेनली ने जिंग यून से कहा, मैं उन्हें पहले बाहर निकालूंगा, तुम यहाँ रुको, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। जिंग यून ने एक हाथ अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। उसकी आंखें काली थी, दीवार से टिकी हुई थी, थोड़ा सिर हिला रही थी। लेकिन इस समय शेनली ने इस विवरण पर ध्यान नहीं दिया, केवल उस हाथ को निचोड़ा जो रुई राजा को खींच रहा था। राजकुमार रुई को लगा कि उसकी आंखें काली पड़ गई हैं। वह पहले से ही हवेली के गलियारे में था। हवेली शांत, बेजान थी। झील में अभी भी पहरेदारों की कुछ लाशें तैर रही थी। उसने भौहें सिकोड़ी, जैसे वह पूछना चाहता था। शेनली नमस्ते कहे बिना ही गायब हो गया। उसकी बाहों में मौजूद व्यक्ति ने कुछ बार खांसी की। राजकुमार रुई उत्सुकता से गलियारे से तेजी से चला गया। उसकी आंखें अचानक झील में कमल की ओर आकर्षित हुईं। मुरझाए हुए पत्ते और फूल दिखा रहे थे कि उस व्यक्ति का जीवन समाप्त हो गया था। इस समय राजकुमार रुई के दिमाग में अचानक एक ज्वलंत दृश्य उभर आया। गुलाबी रंग की लड़की मुस्कुरा रही थी और उसकी बाहों में गिर रही थी। वह अभी तक बोलना नहीं जानती थी, इसलिए वह अपने गालों को उसकी छाती पर रगड़ती रही, उसके प्रति अपना स्नेह व्यक्त करती रही। फिर हकलाते हुए बोली, चू चू, हाँ को चू पसंद है, पसंद है। हाँ, क्या उसे यह पसंद है? उसे याद आया कि उस समय उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया था, पसंद है। इस आसान झूठ ने युवती को मूर्ख बना दिया और उसके चेहरे पर चमकदार मुस्कान आ गई। वे चमकदार आंखें उसके दिल में चमकने में सक्षम थी, जिससे वह अपने सभी अंधेरे कोनों को स्पष्ट रूप से देख सकता था। मूर्ख, वह बहुत बड़ा झूठा है। अब से इस दुनिया में ऐसी कोई लड़की नहीं होगी। इस समय चू थान कैम को अपने घृणित व्यक्तित्व के लिए थोड़ी घृणा महसूस हुई। थामली ने एक हथेली से भूमिगत कमरे में बिस्तर को तोड़ दिया। आत्मा बंधन संरचना टूट गई, धूल हर जगह उड़ गई, जिससे हान वान ने अपना मुंह ढक लिया और हल्के से खांसते हुए कहा, किसी चीज पर अपना गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? हान वान ने कहा, मैंने तुम्हें उसे वापस लाने की सलाह दी थी। अगर तुम नाराज हो तो बस मुझ पर गुस्सा निकालो। थामली ने धीरे धीरे शांत होने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं निश्चित रूप से इस आदमी को मार देती और उसे मेरे इरादों के लिए अपनी जान से भुगतान करवाती। उसकी आवाज ठंडी थी। ऐसे आदमी की सेवा करने के लिए मरना सचमुच बहुत अयोग्य है। यह योग्य है या नहीं, इसका फैसला बाहरी लोग नहीं कर सकते, हान वान ने कहा। जब तक वह सहमत है, किसी को भी इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है कि यह सही है या गलत। थामली अपने दिल में क्रोधित थी। उस आदमी को नहीं पता कि उसने क्या मारा है। वह कैसे नहीं जान सकता? हान वान ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अगर वह जान गया तो क्या होगा? उसके लिए मिस ट्यू हाँ की भावनाएं बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं हैं। थाम ली चुप हो गई। उसे गुस्सा आ गया, इसलिए इस तरह का आदमी जो भावनात्मक रूप से उलझा हुआ है, वह सबसे अधिक घृणित है। उसने व्यभिचारी राजा फाट डुंग के बारे में अफवाहों को याद किया और फिर अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में सोचा, और उसकी झुंझलाहट और भी बढ़ गई। अगर मुझे कोई आदमी पसंद है तो मैं उसे किसी और के साथ थोड़ा भी संबंध नहीं रखने दूंगी। अगर मैं इसे लेना चाहता हूं तो मुझे यह सब लेना होगा। मैं एक सेंट या एक औंस भी कम की परवाह नहीं करूंगा। अगर उसने मेरे खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत की तो मैं निश्चित रूप से उसके शरीर की हर हड्डी को कुचल दूंगी। उसके शब्द इतने दृढ़ और निर्णायक थे कि हान वान दंग रह गया। उसकी ओर देखकर पलकें झपकाईं। कितना दुस्साहस! थाम लाई अचानक अपने होश में आया और अपना सिर खुजलाया। बेशक, हालांकि मैंने पहले कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं भविष्य में तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, इसलिए तुम अभी भी आजादी से शादी कर सकते हो।
उसकी यह बात सुनकर हान वान अपनी हंसी रोक नहीं सका, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी मुस्कान को पूरी तरह से वापस पा पाता, थाम ली ने कहा, मेरे पास अब यहाँ रहने का समय नहीं है। चलो, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। ठीक है, हान वान ने बताया कि जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन इससे पहले कि वह थाम ली का हाथ पकड़ पाता, उसने अचानक उसे वापस खींच लिया। उसने हल्की खांसी की और अपना शरीर झुका लिया। थाम ली चौंक गई। इससे पहले कि वह संभल पाती, उसने देखा कि हान वान ने मुंह में काला खून उगल दिया। थाम ली घबरा गई। क्या हुआ? हान वान कुछ कहना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, एक और मुंह में काला खून बह निकला। थाम ली ने जल्दी से उसे सहारा देने के लिए आगे कदम बढ़ाया, उसका हाथ खींचकर उसकी नब्ज जांची, लेकिन इस समय उसने अचानक उसके हाथ पर अंगूठे के आकार का एक काला छेद देखा। उसने ध्यान से उसकी जांच की। क्या यह उन रक्तनायकों के खून के गिरने से हुआ घाव नहीं था? तुम्हें कब चोट लगी? थाम ली गुस्से में था। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुंह के आसपास का घाव पहले से ही सड़ रहा था। काला क्षेत्र धीरे धीरे फैल रहा था। रक्तनायक आक्रोश से पैदा होते हैं। उनका रक्त स्वाभाविक रूप से बेहद गंदा होता है। मांस और हड्डियां सड़ती हैं और विषाक्तता भी होती है। हान वान का शरीर पहले से ही कमजोर है। जहरीली गैस से संक्रमित होना सामान्य लोगों की तुलना में बहुत अधिक गंभीर होगा। इसके अलावा बहुत समय हो गया था और उसने कोई आवाज नहीं की थी। थाम लाई इतनी गुस्से में थी कि वह उसे मारना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि वह अपनी ताकत को नियंत्रित नहीं कर पाएगी और उसे मार डालेगी। वह केवल अपने दांत पीस सकता था और अपने गुस्से को निगल सकता था। उसे उठाकर बोला, इस समय तुम्हें खून की उल्टी हो रही है। तुम सच में मुझे मारना चाहते हो, है न? हान वान के होंठ काले थे और काला खून अभी भी उसके मुंह के कोने पर था, लेकिन वह धीरे से हंसा। मैं वास्तव में इसे रोकना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं रोक सकता। मुझे नहीं पता कि क्या करना है। थाम ली ने अपने दांत पीस लिए। तुम बीमार हो और तुम में कोई योग्यता नहीं है, लेकिन तुम फिर भी एक नायक बनना चाहते हो। चुप रहो। आह! हान वान ने भारी आह भरी। जब तुम पहले मुसीबत में थे, तो मैंने तुम्हारी आलोचना नहीं की थी। अध्याय 15। शेनली ने जिंग यून को इधर-उधर ले जाने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि जहरीली गैस उसके शरीर में तेजी से फैल जाएगी। उसने जिंग यून को एक खाली कमरे में रखा। इस समय रुई वांग हवेली पहले से ही सुनसान थी। शेनली केवल अपने दांत पीस सकती थी और उसकी बाह की ओर इशारा कर सकती थी। मैं केवल अस्थायी रूप से आपके दर्द को कम कर सकती हूँ। मुझे कोई चिकित्सा कौशल नहीं आता है, इसलिए मैं केवल राजधानी छोड़ सकती हूँ और शहर के बाहरी इलाके में जाकर किसी पर्वत देवता या पृथ्वी अमर को पकड़ सकती हूँ, जो बीमारियों का इलाज करना जानता हो। इसमें कुछ समय लगेगा। कृपया धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। कहीं मत जाओ। जिंग यून असहाय होकर हंसी। मैं और कहाँ जा सकती हूँ? अब अगर मैं हिलना भी चाहूँ तो भी आगे नहीं बढ़ सकता। थाम ली खड़ा हो गया। चुपचाप हान वान को कुछ देर तक देखता रहा। उसकी आवाज धीमी थी। थोड़ी देर में शायद मैं वापस नहीं आऊंगा, लेकिन चिंता मत करो। वह छोटी परी जो तुम्हें ठीक करेगी, निश्चित रूप से आएगी। वह बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़ी और चली गई। केवल उसकी आवाज हवा में घूम रही थी, सामान्य से थोड़ी कम। इस बार दूरी बहुत अधिक है। हम एक दूसरे को फिर कभी नहीं देखेंगे। अपना ख्याल रखना। पिछले कुछ दिनों में मेरा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। जिंग यून ने खाली कमरे को देखा, बहुत देर तक चुप रहा, फिर अचानक हंसा। बहुत धीरे से धन्यवाद। आप इसे कितना नहीं कहना चाहते हैं। हवा खुली खिड़की से कमरे में बह गई। जिंग यून के बालों को उड़ाते हुए
उसके होठों पर आह को रोक दिया। आखिरकार आपने एक बार भी मेरी तरफ सीधे नहीं देखा। कितनी निराशा। शेन ली ने सोचा कि हालांकि मो फांग ने उसे आधा दिन खरीदा था दानव क्षेत्र के कुलीन सैनिकों का सामना करने के लिए, भले ही उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी हो, थाम ली ने वास्तव में ड्यू वोंग महल में रहने की हिम्मत नहीं की। अगर पीछा करने वाले आते तो वे केवल हान वान को नुकसान पहुंचाते और निर्दोष लोगों को फंसाते। अब उसकी जादू की शक्ति ने 7 या 8 भागों को बरामद कर लिया था, पीछा करने वालों का सामना कर रहा था। हालांकि वह पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं थी कि वह बच सकती है, लेकिन इस उजाड़ जगह में बिना किसी लोगों के कम से कम वह अपनी सारी ताकत का उपयोग कर सकती है। थोड़ी और उम्मीद थी कि वह एक ही समय में सनी थी। बहुत दूर वह चारों ओर घूमती रही और जंगल में चली गई, एक ऐसी जगह की तलाश में जहां आध्यात्मिक ऊर्जा अपने चरम पर थी। उसकी हथेली ने जादू कर दिया। उसने अपनी हथेली को जमीन पर दबाया और सख्ती से चिल्लाया, आओ, जब तक उसके कपड़ों का हेम फिर से जमीन पर गिर गया। एक पल के बाद शांत पहाड़ों और जंगलों में अचानक कई आंकड़े दिखाई देते थे। सभी लोग थाम ली के इर्द गिर्द खड़े थे, अपने इर्द गिर्द की रोशनी के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। थाम ली ने चारों ओर देखा। वहां एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी, एक जवान लड़की और कई अजीब दिखने वाले युवक थे। वे सभी उसे सदमे और डर से देख रहे थे। थाम ली जानती थी कि उसकी राक्षसी आभा ने इन ईमानदार अमर लोगों को डरा दिया होगा, लेकिन अब समझाने का समय नहीं था। यह अच्छा था कि वे उससे थोड़ा डरते थे, इसलिए उसकी अभिव्यक्ति और भी ठंडी हो गई। कौन जानता है कि लोगों को कैसे बचाया जाए और बीमारियों का इलाज कैसे किया जाए। पहाड़ में कई पृथ्वी अमर एक दूसरे को देखते थे। सिर पर 2 हिरण सींग वाले एक मांसल युवक कांपते हुए एक कदम आगे बढ़ा। मैं। जैसे ही शेन ली की नजर उस पर पड़ी, उसने तुरंत अपना सिर पकड़ लिया और नीचे बैठ गया। बुरी तरह चिल्लाया, आह, मुझे मत मारो। शेन ली के मुंह के कोने में ऐंठन हुई, लेकिन अंत में वह अपने तिरस्कार को दबाने में सक्षम था और ठंडे स्वर में कहा, वर्तमान में इंपीरियल सिटी के रूई पैलेस में एक व्यक्ति पश्चिमी कमरे में पड़ा है। उसका नाम जिंग यू है। वह एक आत्मा दानव द्वारा घायल हो गया था, कमजोर और दुर्बल है और मरने वाला है। मैं उसे बचाने के लिए किसी को खोजने आया हूँ। कारण और प्रभाव की इस व्याख्या के बाद सभी ने राहत की सांस ली। सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत कहा, अगर ऐसा है तो हुलू, आपको इस महान व्यक्ति का अनुसरण करना चाहिए। शेन ली को देखते ही हुलू कांप उठा। शेन ली ने फिर कहा, मैं नहीं जाऊंगा। आपको खुद जाकर घायल व्यक्ति को ढूंढना चाहिए। उसने हो लोक की ओर देखा। उसकी आंखें ठंडी थी। राक्षस आत्मा के कारण हुए घाव को ठीक होने में कितना समय लगता है? लगभग आधा घंटा। ठीक है। थाम ली ने अपना हाथ हिलाया। लाल भाला ठंडी रोशनी के साथ चमक उठा और हो लोक के सामने सीधा नीचे की ओर घुस गया। भाले की नोक 3 इंच से अधिक गहराई तक घुस गई। हुलू बुरी तरह चिल्लाया। उसके माथे पर बारिश की तरह ठंडा पसीना आ रहा था। उसने केवल शेन ली की धमकी सुनी, यदि आप आधे घंटे में वापस नहीं आए तो यह भाला 300 मील के भीतर सभी जीवित प्राणियों को मार देगा। भाले की जानलेवा आभा भयानक थी और अमर लोगों के चेहरे तुरंत राख हो गए। हुलू डर के मारे जमीन पर बैठ गया। उसके पैर लंगड़े हो गए। शेन ली ने अपना सिर उठाया और आसमान की ओर देखा। अभी से गिनती शुरू करो। सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी बेहद गुस्से में था और आगे बढ़ा। हुलू के सींग को पकड़ा और उसे हिलाया। तुम अभी तक क्यों नहीं जा रहे हो? लोक अचानक जाग गया, जल्दी से जमीन में धंस गया और बाहर निकलने के लिए पृथ्वी से बचने की तकनीक का इस्तेमाल किया। आसपास की परियां डर के मारे एक साथ इकट्ठी हो गईं।
और उसे डरावनी नजरों से देखने लगी। थामली ने उन पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई। वह राजधानी के ऊपर आसमान में धीरे धीरे बन रहे काले बादलों को देखकर भौहें सिकोड़ रही थी। अगर उसने सही अनुमान लगाया तो ये वही बादल थे जिन पर दानव क्षेत्र के पीछा करने वाले सवार थे। इतने सारे लोग! शैतान राजा वास्तव में उसे पकड़कर यहाँ वापस लाने के लिए दृढ़ था। थामली ने अपनी मुट्ठी भींच ली। फोर्ट डंग राजा से नफरत करते हुए, स्वर्गीय सम्राट से नफरत करते हुए जिसने उससे शादी करने का प्रस्ताव रखा, और उससे भी ज्यादा उस आलसी से नफरत करते हुए जिसने शैतानी क्षेत्र और स्वर्गीय क्षेत्र के बीच शादी का सुझाव दिया था। क्या शादी दो दुनियाओं को एक साथ ला सकती है? यह कैसा मजाक है? अगर स्वर्गीय क्षेत्र दानव क्षेत्र के लोगों को उन निष्क्रिय अमर लोगों की तरह एक अच्छी जगह पर रहने के लिए तैयार कर सकता है, तो उन्हें इस तथाकथित दोस्ती को मजबूत करने के लिए विवाह गठबंधन का उपयोग करने के तरीकों के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं होगी। जबकि थामली गहरी सोच में डूबा हुआ था, शाही शहर के ऊपर आसमान में काले बादल पहले ही बन चुके थे। थामली ने भौहें सिकोड़ी। उसे डर था कि दानव क्षेत्र के पीछा करने वाले हान वान को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन उसे लगा कि वह बहुत ज्यादा सोच रही थी। वह हान वान के पक्ष में नहीं थी, जो उसके और हान वान के बीच के रिश्ते को जान सकता था। अब उसने अपनी जादू की शक्ति का इस्तेमाल यहाँ पहाड़ों में अमर करने के लिए किया था। पीछा करने वाले निश्चित रूप से उसकी ताकत को महसूस करने में सक्षम होंगे। वे निश्चित रूप से एक पल में इस दिशा में उसका पीछा करेंगे। जब वे राजधानी से बाहर निकलते हैं तो शेन ली को अब सतर्कता नहीं थी कि वह एक ईमानदार है। शेन ली ने धीरे धीरे महसूस किया कि कुछ गलत था। छुपाने वाले पीछा करने वालों के अंधेरे बादल हमेशा राजधानी के आकाश में खड़े थे, उसकी दिशा में उड़ान नहीं भरते थे। दानव क्षेत्र के सैनिकों ने अभी अपनी ताकत का पता नहीं लगाया था। क्यों? शेन ली ने कहा कि वह पहले से ही हिरन के साथ साथ बने हुए हैं। एन ली फिर उसके सिर को गले लगाओ और रोया, मुझे मत मारो, सभी को मत मारो, यह मुझे नहीं है, मैं उसे नहीं बचाऊंगा। मैंने उसे बचाने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाल दिया, लेकिन किसी को रोका गया था। उन काले रंग के लोग सभी भयंकर थे। हुहू, उन्होंने मुझे भी हरा दिया उसे बचाने के लिए। लेकिन अचानक काला कवच पहनने वाला एक व्यक्ति अंदर आया। मूल रूप से कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इसके परिणामस्वरूप लाल कपड़े पहनने वाले एक अन्य व्यक्ति ने आ गया और मुझसे आंखें मूंदकर पूछा। उसने मेरी तरह एक पृथ्वी अमर से पूछा कि मैं शहर में लोगों को बचाने के लिए क्यों था। मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, एक परिणाम के रूप में मैं भी लोगों को बचाने के लिए नहीं, और भी मुझे बताएगा कि मैं आपको बताता हूँ कि हूँ। और यहाँ तक कि मैंने कहा कि दानव राजा ने उसे पकड़ने के लिए भेजा था। इस बार ब्लैक आर्मर्ड जनरल और रेड रोबेड मैन, बाईं और दाईं और माकवान थान नहान और जिचडुंग के अलावा और कौन है? यहाँ तक कि तुरुप का पत्ता भी सामने आ गया। ऐसा लग रहा था कि इस बार दानव राजा वास्तव में बहुत क्रोधित था। शेन ली बहुत ही झिझक रही थी इन दो लोगों के साथ। भले ही वह सुरक्षित थी, फिर भी वह गारंटी नहीं दे सकती थी कि वह उनके हाथों से बच सकती है। यह तो बताने की जरूरत नहीं कि वह अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। और जिंग यून, वह व्यक्ति, वह जिंग यून, वह कैसा है? हुलू ने फिर से अपनी नाक पोंछी। वह मरने वाला है। मैंने पहले ही उसकी नब्ज देख ली है। उसका शरीर कमजोर है, उसकी आंतरिक ऊर्जा अव्यवस्थित है। यह शायद पिछले कुछ दिनों की अत्यधिक थकान के कारण है। बुरी आत्मा के जहर ने उसके आंतरिक अंगों पर हमला कर दिया है। अगर कोई उसे नहीं बचाता है तो वह जल्दी ही मर जाएगा। शेन ली ने दूर से राजधानी को देखा। उसका हाथ उठा, लाल भाला उसकी हथेली में उड़ गया। उसकी पांचों उंगलियों ने भाले को कसकर पकड़ लिया। शेन ली हवा में उछल गई। उसका शरीर हवा के झोंके के अलावा कुछ नहीं था। उसके गायब होने के बाद परियां फुसफुसाने लगी,
और चर्चा करने लगी, यह व्यक्ति कहाँ से आया है? उसका पूरा शरीर जानलेवा आभा से भरा हुआ है, इतना भयानक। बस एक नज़र और आप बता सकते हैं कि वह दानव क्षेत्र से है। दबंग और अभिमानी दोनों। हूँ लोक, क्या आपको चोट लगी है? हाँ, ओह, यह ठीक है। हो लोक अपने आंसू पोंछता रहा। अचानक किसी ने उसकी कोहनी की ओर इशारा करते हुए कहा, अरे, यह क्या है? क्या? हो लोक ने अपना सिर घुमाकर देखने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके शरीर पर बहुत सारी मांसपेशियां थीं। शब्द उसकी कोहनी के अंधे स्थान में छिपा हुआ था, इसलिए वह उसे देख नहीं सका। एक और अमर देखने के लिए करीब आया और फिर अजीब तरह से बोला, जाओ यहाँ खून से गो शब्द किसने लिखा है? हूँ लोक ने अपना सिर खुजलाया। आह, यह हान वान नाम का आदमी था जिसने इसे लिखा था। वह महिला को जाने के लिए कहना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने नहीं देखा। रूई के रॉयल पैलेस के छोटे से कमरे में हान वान चुपचाप बिस्तर पर लेटा रहा। लाल लबादे में आदमी को उत्सुकता से उसे देखने दिया। वह नाराज नहीं था, वह बस मुस्कुराया और पीछे देखा। शीचडोंग ने कुछ देर तक निरीक्षण किया, फिर प्रशंसा की। यह कितना शांत मनुष्य है, जो अपनी स्थिति के बारे में चिंतित नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम मरने वाले हो। क्या चिंता करने से मुझे थोड़ा और जीने में मदद मिलेगी? हान वान ने हंसते हुए कहा, अगर ऐसा है, तो मैं थोड़ा चिंतित हो जाऊंगा। जिचडोंग उससे खुश था, जैसा कि राजा बिचथुओंग को पसंद करने वाले आदमी से उम्मीद थी। कितना दिलचस्प है। उसने अपना सिर दरवाजे की ओर घुमाया और हाथ हिलाया। अरे, थान नहान, तुम्हें भी उससे बात करनी चाहिए। वह आदमी मिस थाम को बहुत पसंद है। क्या यह दुर्लभ नहीं है? दरवाजे की रखवाली कर रहे आदमी ने ठंडे अंदाज में अपना सिर उसकी ओर घुमाया। अगर यह सच है, तो उसे चिढ़ाते रहो। सावधान रहो क्योंकि बाद में तुम्हें बदला लेना पड़ेगा। ओह, यह सही है। जीचडोंग की उंगली हान वान को छूने ही वाली थी, लेकिन जब उसने यह सुना, तो उसने तुरंत उसे वापस खींच लिया और आज्ञाकारी ढंग से एक तरफ खड़ा हो गया। मैं भी उस परेशान करने वाले उपद्रवी के साथ उलझना नहीं चाहता। हान वान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जीचडोंग को देखा और मुस्कुराया। अचानक हवा चली। दरवाजे पर खड़े थान नहान के बाल थोड़े ऊपर उठ गए। उसका चेहरा हवा में गंभीरता से देखने लगा। ची डंग की आंखों में रोशनी की किरण चमक उठी और उसने जोर से कहा, राक्षस राजा ने आदेश दिया है। अगर राजा बी शांग शेनली फिर भी महल में लौटने से इनकार करता है, तो वह उसके हाथ पैर काट देगा, उसकी सारी नसें और हड्डियां अपंग कर देगा और उसे शादी के लिए बांध देगा। मैं हमेशा से नरम दिल का रहा हूँ और किसी ऐसे व्यक्ति पर हाथ नहीं उठा सकता जिसे मैं जानता हूँ। इसलिए मैं केवल इस आदमी को मार सकता हूँ। उसके बोलने से पहले छत से एक तीखी दरार की आवाज आई। जब आवाज उसके कानों तक पहुंची, तो लाल भाला भी ची डंग के पैर में फंस गया था। जानलेवा आभा फैल गई, जिससे उसे एक कदम पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। फिर एक और भी तेज आवाज आई और छत की टाइलें गिर गईं। एक महिला अपने बालों को ऊपर बांधे और एक लंबी पोशाक पहने आसमान से उतरी। उसने अपने नंगे हाथों से ची डंग से कुछ चालें लड़ी, जिससे उसे दरवाजे पर पीछे हटने और किंग यान के साथ खड़े होने पर मजबूर होना पड़ा। जहां तक थाम ली का सवाल है, उसने खुद को हिलाया। हान वान के बिस्तर के सामने मजबूती से खड़ा हुआ, सिल्वर स्पीयर निकाला। उसकी आंखें डरावनी थी। यह राजा यहाँ है, जो धृष्टता करने की हिम्मत करता है।